नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन का 52वां मॉडल पेपर आज हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पहले 51 सेट अपलोड कर दिया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और साथ में जीआईसी प्रवक्ता का सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं उसे भी आप देख सकते हैं। जीआईसी एग्ज़ाम यानी कि प्री एग्ज़ाम डेट जो है 19 सितंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित कराया जाएगा, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाने हैं और 300 अंकों का ये पेपर होगा। इसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन जीएस वाले पार्ट से पूछा जाएगा। तो हम लोग जो है सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के पार्ट को देख रहे हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाना है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी कि 3 क्वेश्चन आपका यदि गलत हो रहा है तो एक सही क्वेश्चन भी आपका काट लिया जाएगा। तो दोस्तों जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो एक तरफ दिया गया है कृषक आंदोलन और दूसरी तरफ उनके नेता दिए गए हैं। तो कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हैं, बीकानेर का दिया गया है कृषक आंदोलन का नेता नरोत्तम लाल जोशी, जो कि गलत है। नरोत्तम लाल जोशी ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, न कि जो एक कृषक नेता थे। आपको बता दें कि बीकानेर रियासत के चूरू में जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व रघुवर दयाल हनुमान सिंह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो है ये डी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी सुमेलित है। बेगू कृषक आंदोलन से नेतृत्व राम नारायण चौधरी किए थे। बूंदी से नैनूराम शर्मा और बिजौलिया से विजय सिंह पत्थी जो है नेतृत्व किए थे। यूपी में इसी तरह से एक जो है आंदोलन हुआ था कृषक, जो कि है ए का आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। 1921 ईस्वी में ये हुआ था। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एक आंदोलन कब हुआ, तो 1921 ईस्वी में, और एक कृषक आंदोलन था। दूसरा क्वेश्चन है गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ है खनिज, दूसरी तरफ खान दिया गया है, आपको गलत युग्म की पहचान करना है। तो यहाँ पे पहला ही गलत है, जिप्सम, खान दिया गया है पराना। तो राजस्थान के जो है बीकानेर जिले के पलाना खान से विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। कौन सा, तो लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। जबकि जिप्सम का राज्य में सर्वाधिक भंडार बीकानेर के जामसर में विस्तृत है, न कि पराना में। कहाँ पे, तो जामसर में विस्तृत है। इसलिए पहला आपका युग्म सुमेलित नहीं है। बाकी गुलाबी संगमरमर ये बरमल से मिलता है, तांबड़ा जो है राजस्थान से, यूरेनियम कुरालिया से। बाकी सभी जो है यहाँ पे सुमेलित है। ए ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बी विकल्प से होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया।
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 61 में जो है दिया गया है। और महाभियोग की यह प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है और महाभियोग की प्रक्रिया हेतु राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम का। मिजोरम हो गया, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव। अब तो दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, आपको पता होगा। अब टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और भारत में 28 राज्य हो गए हैं। तो इन सभी में जो है केवल लोकसभा की एक एक सीटें ही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। बेकिंग सोडा या खाने वाला ये सोडा, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है ये। और CaCO3 आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और Na2CO3 इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे धावन सोडा कहा जाता है, तो इसे धावन सोडा कहते हैं। और CaOH2 इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, तो एसिटिलीन उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एसिटिलीन को उत्पन्न करता है। और आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान पूछा गया है। कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक जो है योगदान है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मीथेन का, फिर जो है नाइट्रस ऑक्साइड का, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो यहाँ पे क्रम जो सही होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है, तो ये है केरल। बी विकल्प सही हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला दिया गया है कि योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी कि BPL बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान करती है। और बी दिया गया, योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और योजना के अंतर्गत प्रत्येक LPG गैस कनेक्शन पर BPL परिवार को 2800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और डी जो दिया गया, योजना देश भर में 5 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुँचाएगी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पे जो सही है आपका, ए सही है, बी सही है और डी सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत जो हुआ था 1 मई 2016 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की थी और BPL परिवारों की 10 महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान किया गया था। तो जो है यहाँ पे केवल जो है ए बी और डी सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं ABD जो है डी ऑप्शन में सही हो जाएगा यहाँ। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वह अल्प बचती। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं, इनमें अल्प बचत जो है शामिल नहीं किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार यानी कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का अत्यधिक अस्थिर भाग है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, याचना मुद्रा बाजार।
भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग योजना मुद्रा बाजार है। मुद्रा बाजार एक संगठित विनिमय बाजार है जहां प्रतिभागी 1 वर्ष या उससे कम की और परिपक्वता के साथ जो है अत्यधिक उच्च गुणवत्ता वाले ऋण प्रतिभूतियों को उधार ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण एवं पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। पहला दिया गया है लखनऊ समझौता, तो यह हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। उसके बाद है स्वराज दल की स्थापना, तो 9 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा, यानी कि चित्तरंजन दास। अगला जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपको पता होगा डेट भी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो क्रम से यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, सबसे पहले लखनऊ समझौता हो जाएगा, उसके बाद होगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि 1, फिर 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका स्वराज दल की स्थापना यानी कि 2, और लास्ट में हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 4। 1, 3, 2, 4, तो 1, 3, 2, 4 आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, तेज बहादुर सप्रू। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। सर तेज बहादुर सप्रू ने इस समझौते में मध्यस्थता की प्रमुख भूमिका अदा की थी। और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा कूट यहाँ पे सही होगा। तो सबसे पहले है कामेश्वर महादेव मंदिर, किस जिले में है? ये राजस्थान के जो है सभी ज़िले यहाँ पे दिए गए हैं। तो कामेश्वर महादेव मंदिर है पाली जिला में, एक हो जाएगा चौथा। शीतलेश्वर मंदिर है आपका झालावाड़ ज़िले में, तो बी का हो जाएगा तीसरा। पीपला माता मंदिर ये जोधपुर में है, सी का हो जाएगा दूसरा। और नीलकंठ ये आपका अलवर में है, तो डी का हो जाएगा पहला। 4, 3, 2, 1, तो 4, 3, 2, 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें एक आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है, जिनमें 240A में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो ये तो आपका सही है। ये दिया रहे या फिर क दिया रहे, दोनों एक ही है। बी में है लक्षद्वीप, तो ख दिया गया है यानी कि ये भी सही है। उसके बाद सी में है जो है आपका दादर नागर हवेली, तो सी यानी कि ग यहाँ पे दिया गया पुडुचेरी, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो यह की गई थी संथानम समिति की अनुशंसा पर, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह 11 फरवरी 1964 को संथानम समिति की जो है अनुशंसा पर की गई थी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की ये जो है अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार अब यह जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नेतृत्व में बहुसदस्यीय सतर्कता आयोग है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अतिरिक्त इसमें 2 अन्य सतर्कता आयुक्त भी होंगे, तो यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो यह चंबल नदी।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंबल नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए जानी जाती है और इस नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के महू शहर के निकट जनापाव पहाड़ी से होती है और यह यमुना की सहायक नदी है तथा इससे जो है उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में यह मिलती है यमुना नदी में जाके। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। और 20वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा है, दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र या प्रदेश दिया गया है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं बाढ़। सबसे पहले तो बाढ़ से प्रभावित उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र होगा, तो ए का हो जाएगा दूसरा। भूकंप, तो भूकंप हिमालयी क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे दूसरे का पहला हो जाएगा। फिर है सूखा, तो सूखा पश्चिम तथा मध्य भारत का क्षेत्र हो जाएगा, तीसरे का तीसरा हो जाएगा। और सुनामी, तो यह भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र है, चौथे का आपका चौथा होगा। 2 1 3 4 2 1 3 4 आप देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च पूछा जाए तो ये विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। और 5 जून को आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो ये ऑप्शन सही होगा, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को जो है श्रव्य तरंगे कहते हैं। मानव श्रव्य तरंगों को सुन सकता है और यही मनुष्य की श्रव्यता की सीमा होती है। और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, इसकी उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रव्यता की सीमा कितना है? तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है? तो इसमें बी विकल्प से होगा घृत कुमारी। घृत कुमारी को एलोवेरा तथा ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलोवेरा है और यह एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधे के रूप में विख्यात है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अफ्रीका में मानी जाती है और इसका उपयोग व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधि उद्योग में होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा घृत कुमारी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो यह शाक्त धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसे कली पुराण भी कहा जाता है। पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण जो है टोटल 18 महापुराण है और इसमें जो है आपका कलिक पुराण का संबंध शक्ति की आराधना से है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा 189। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 22 जुलाई 1945 को ब्रेटन सम्मेलन के अंतर्गत 44 राष्ट्रों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 देशों का एक संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि 1920 और 1930 के दशकों में जो आर्थिक गलतियां हुई थी उनसे बचा जाए और 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने हर देश को स्वर्ण मानक छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और इस संस्था ने 1 मार्च 1947 से कार्य करना शुरू कर दिया और इस संस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो है समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श और सहयोग की जो है मशीनरी प्रदान करे। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। तो यदि मुख्यालय पूछा जाए IMF का कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। स्थापना आपको पता ही हो गया 22 जुलाई 1945 को। तो दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस SI के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य UPPSC PCS प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर PCS के लिए है, ROE RO के लिए है। बैच कोर्सेज जो है अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसेट के लिए ये जो प्रीलिम्स सीसेट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा। 27वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे सी विकल्प से होगा यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा प्रसिद्ध समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। और गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन यहाँ जो है पूछा गया है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी आप लोग सही नहीं करेंगे, यूसुफ मेहर अली यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक, यानी देखा जाए राज्य और संघ राज्य को मिला के तो कुल 9 राज्यों को टच करता है। इनमें है बिहार पहला, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक जो है आपका दिल्ली है, जो कि संघ केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल 9 राज्यों को जो है टच करता है। केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कुल 8 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं। 29वां क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन कार्डमम। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमम पहाड़ी है, जो केरल में स्थित है। और कार्डमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मसालों का उत्पादन व्यापक पैमाने पर किया जाता है और यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कार्डमम पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर है यह। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। याद रखिएगा अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर है। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो अनाईमुडी, ऊंचाई 2695 मीटर। लेकिन यहाँ पूछा गया है भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, तो वह होगा कार्डमम। और 30वां क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है और यह भारत के तमिलनाडु राज्य तथा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच जो है यह स्थित है। और राम सेतु या फिर इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। राम सेतु या एडम्स ब्रिज यह जलडमरू मध्य में ही स्थित है। तो पाक जलडमरू मध्य पूछा गया है, किनके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। 31वां क्वेश्चन है, डॉक्टर नर्स में वही संबंध है जो पुलिस इंस्पेक्टर में है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सिपाही। जिस प्रकार मरीजों का इलाज करने में नर्स डॉक्टर की मदद करती हैं, ठीक उसी प्रकार मुजरिम को पकड़ने में सिपाही और पुलिस इंस्पेक्टर की मदद करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित आकृतियों में से कौन शेष से भिन्न है? तो इसमें भिन्न आपको बताना है कौन सा है। तो सी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे विकल्प सी को छोड़कर जो है शेष सभी विकल्पों में आप दोनों आकृतियाँ देखा जाए तो समान है। यानी कि ये सर्कल है तो अंदर भी सर्कल है, ये आपका ट्रेंगल है तो अंदर भी आपका ट्रेंगल है, ये आपका
आयत है तो यहाँ अंदर भी आयत है, लेकिन यहाँ पे आप वर्ग है और बीच में जो है त्रिभुज दे दिया गया, इसलिए भिन्न हो जाएगा ये। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो JL और WZ के बीच में है। तो J और L के बीच देखा जाए तो 2 का डिफरेंस है, J के L, और W और Z के बीच देखा जाए तो 3 का डिफरेंस है। तो ऐसा हमको जो है सर्च करना है जिसमें 2 और 3 का डिफरेंस हो। तो पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, A और C दिया गया है, तो A और C में कितने का डिफरेंस है, 2 का, और R और U में कितने का डिफरेंस है, तो S T U 3 का डिफरेंस है। तो यानी कि आंसर जो आपका सही हो जाएगा, A ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बच्चों की एक पंक्ति में बलि बाएं से 7वां है तथा मोती दाएं से चौथा है। जब बलि और मोती अपने स्थान परस्पर बदलते हैं तो बलि बाएं से 15वां होगा, मोती का स्थान दाएं से होगा। तो आपको बताना है कौन सा होगा। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में बलि बाएं से 7वां है। तो मान लीजिए बाएं से कह रहा है बलि, ये 7वां है, और मोती दाएं से चौथा है, मोती जो है ये दाएं से चौथा है। तो पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो जब बलि और मोती कह रहा है अपने स्थान परस्पर बदलते हैं तो बलि बाएं से 15वां हो जाता है और मोती का स्थान दाएं से कितना होगा। तो 15 प्लस ये इसका चौथा स्थान 4, और इसमें हम 1 माइनस कर देंगे क्योंकि 1 तो है ही वो। तो 15 4 हो जाएगा 19, 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 18। तो स्थान बदलने पर मोती का स्थान कौन सा होगा, तो 18 में से आप इसका जो है बलि का माइनस कर देंगे, तो 18 माइनस 7 और 1 उसमें आप जोड़ देंगे, तो 18 माइनस 7 हो जाएगी 11, प्लस 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 12। कौन सा स्थान होगा, 12वां। मोती का स्थान दाएं से 12वां होगा। तो आंसर जो सही हो जाएगा डी विकल्प। यहाँ आगे बढ़ते हैं आप। निम्नलिखित 3 कथनों की जांच कीजिए। पहला दिया गया श्याम हरि का पिता नहीं है, और दूसरा दिया गया हरि सुरेश का बेटा है, और तीसरा है सुरेश के 3 बेटे हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, सुरेश हरि का पिता है। इस जो भी कथन दिया गया है यहाँ पे, तो 2 कथन में आप देख सकते हैं हरि सुरेश का बेटा है जो दिया गया है, यानी कि हरि सुरेश का बेटा है। यह स्पष्ट है कि सुरेश जो है हरि का पिता है। तो पूछा गया कौन सा निष्कर्ष जो है निकाला जा सकता है पूर्णतः, तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा यहाँ पे कि सुरेश हरि का पिता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, देहरादून। और 37 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है। तो ये अनुमानित किया गया है 6.8%। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। तो ये असम में शुरू किया गया है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें पूछा गया है कि सूचकांक 2020 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया, इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से मिला है, और दूसरा इस सूचकांक में भारत का स्थान 86 है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ जो सही है आपका दोनों ही सही है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में प्रथम स्थान न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से मिला है, और भारत का रैंक इसमें 86वां है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अंतिम क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है। तो ये बनी है प्रियंका मोहिते, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस का 52वां प्रैक्टिस सेट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।